नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। इस सदाए नौजवान के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान होंगे राहुल कपूर। ये वो शख्स हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD स्कॉलर है, सोशल एक्टिविस्ट है और सोशल एक्टिविस्ट में इनको इतनी महारत है और इन्होंने इतना काम किया है समाज में। इनका वो नाम है कि उपराष्ट्रपति के हाथों इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है। इसके अलावा इनका सबसे बेहतर काम और नुमायाँ काम अगर कहा जाए तो एक ऐसा बांग्लादेशी जो बिना गुनाह किए भी तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। जब राहुल कपूर जी को पता चला तो इन्होंने पूरी कोशिश की और पूरी जान लगा करके 1 साल की मेहनत रंग लाई और उस इंसान को इंसाफ मिला और उन्हें इंसाफ ही दिला करके बांग्लादेश वापस भेजा। तो आइए आज उनसे हम बातचीत कर रहे हैं इस मिल्लत टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम सदाए नौजवान में। राहुल कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका काम जो अफराजुल वाला है, बांग्लादेश वाला, अगर बड़ी ही कम शब्द में अगर नाजरीन को बता दें तो देखिए, सबसे पहले तो मैं मिल्लत टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने मुझे इस लायक समझा कि मुझसे बातचीत करें और आपने जैसा मेरे बारे में बताया। मैं मानता हूँ मैं एक आम इंसानी हूँ, लेकिन समाज के प्रति कुछ करने की एक ललक होनी चाहिए देश के युवा में, वो मेरे अंदर ज़रूर है। बादल फराजी के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि आपने बताया कि मैं समाज कार्य की पढ़ाई करी है, मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क करा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो उसी के दौरान हम लोग तिहाड़ जेल जाते थे, वहाँ पर प्रिजनर्स की रिफॉर्मेशन के लिए, उनके सुधार के लिए हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते थे। मैं काउंसलिंग करता था। उस बीच मुझे बादल फराजी नाम का शख्स मिला जो कि एक मुसलमान बांग्लादेशी शख्स था जो कि तिहाड़ जेल में बंद था। और जब हम लोग ने एविडेंस वगैरह देखे तो देखा कि ये जो शख्स है ये एक इस तरीके के गुनाह की सज़ा यहाँ तिहाड़ जेल में काट रहा है जो इसने करा ही नहीं। जो जुर्म था वो किसी बादल सिंह नाम के इंसान ने करा था और ये बादल फराजी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद बादल फराजी था और तब भी ये करीबन 10 साल से भारत की जेल में था, तिहाड़ जेल में, और इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद दे दी गई थी। तो कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, जगह जगह मैं गया, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में गया कि कुछ हो सके, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो एक सोशल मूवमेंट की स्टार्ट करी। बहुत बड़ा मूवमेंट करा हम लोग ने, इंडिया गेट पे बहुत बड़ी मार्च रखी, जिसके बाद सोशल मीडिया से और ज़मीन से भी एक इंसान इस मूवमेंट में जुड़ा, जिसके बाद सरकार को हमारी सुननी पड़ी और आखिर उसको अभी पिछली 6 जुलाई में अपने देश बांग्लादेश भेजा गया, जहाँ पे वो अपनी माँ से मिल चुका है। कुछ हाल में पहले उनकी माँ मुझसे मिलने आई थी यहाँ इंडिया में, तो मुझे बहुत खुशी उनसे मिलकर, क्योंकि मुझे जब पता चला कि बादल फराजी उनसे एक बार मिल लिया है। 10 साल बाद, जी 10 साल बाद मिला वो अपनी माँ से। अच्छा, तो अब मैं आपको करंट अफेयर से कुछ सवाल कर रहा हूँ। आप ज़रा बताइए, बीजेपी हुकूमत ने, आप एक यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो आप ज़रा बताइए बीजेपी हुकूमत ने क्या यूनिवर्सिटी के लिए कुछ फंड कटौती की है या कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को कुछ नुकसान पहुँचा हो? देखिए, हायर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, उस पर मुझे लगता है कि लगातार एक अटैक सा चला आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी 30 जनवरी के दिन, जिसे हम शहीद दिवस कहते हैं, मार्टियर डे कहते हैं, कि किस तरीके एक औरत जो कि किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की है, वो महात्मा गांधी जी की तस्वीर पे गोली चला रही है। लेकिन वो औरत सेडिशन में या देशद्रोह में चार्ज नहीं करी जा रही। चार्ज कौन करा जा रहा है? जो छात्र है। कन्हैया कुमार चार्ज करे जा रहे हैं, उमर खालिद चार्ज करे जा रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि हायर एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं या जो हायर एजुकेशन के हमारे इंस्टीट्यूशंस उस पर लगातार एक अटैक करने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें आपको देख रहे हैं कि JNU में बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच इस समय काट ली गई है। जो आप फंड कट की बात कर रहे हो उसमें मैं कहूँगा कि नए नए रूल्स लाए जाते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तो क्या होता है कि एक जो पैटर्न बना चला आ रहा है वो चेंज होता है। जैसे आपने देखा कि अब जो UGC नेट का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन में क्या हर गरीब बच्चा, हर आदिवासी बच्चा दे लेगा? क्या उनको पता होगा कैसे कौन सा बटन दबाना है, कौन सा नहीं बटन दबाना? तो कोशिश ये होनी चाहिए किसी भी सरकार की, चाहे अभी बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी, कल को कोई और सरकार हो सकती है, कि जो तबके में सबसे आखिरी इंसान है
ठीक है, जो लाइन में सबसे आखिरी खड़ा है, क्या करें कि वो सबसे आगे आ पाए। अच्छा, तो आप ज़रा बताइए क्यों आखिर सरकार ऐसा कर रही है? सरकार के लिए तो ऐसा होना चाहिए कि जो पूरी जनता है सबको फ़ायदा पहुँचे, अगर क्यों ऐसा कर रही है? देखिए 2014 में आपने भी देश का माहौल समझा होगा, जो जनता थी कांग्रेस से बहुत परेशान थी, स्कैम पे स्कैम हो रहे थे। आपने देखा किस तरीके जो छात्र बैठे थे, जब निर्भया का केस हुआ तो जो छात्र बैठे थे उन पे लाठियां बरसाई गई थी। एक नई उम्मीद थी जिसके चलते सरकार को लाया गया, ये सोचकर कि विकास होगा, ये सोचकर कि सबसे बड़ी बात युवाओं को एक ऐसा माहौल दिया जाएगा जहाँ पे उनको नौकरियाँ मिलेंगी, जहाँ पे उनको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। हुआ क्या कि हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति, आप हिंदू और मुसलमान जो कि आपस में भाई भाई हैं उनको लड़ाना चाहते हैं। यही नहीं है, आप जो जातियां हैं, आप हिंदुओं में भी आप दलितों को और हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं, वो जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार फंस गई, और जिसकी वजह से एक झूठ को छुपाने के लिए उन्हें दूसरा झूठ बोलना पड़ा, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करनी पड़ी, और आज माहौल ये हो गया है देश में। बात बताइए, आप सोशल वर्कर हैं, आप समाज में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व खतरे में है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके लिए मैं अक्सर बोलता हूँ, आपको पता होगा कि हमारे देश में कई राजा रहे, ठीक है, आपने देखा होगा उदयपुर में बड़ी बड़ी फोर्ट हैं हमारे, बहुत बड़े बड़े राजा रहे, उसमें मुगल भी रहे। मुगल भी जब थे तो क्या हिंदुत्व खतरे में था? अगर तब खतरे में नहीं था तो अभी कैसे है? मुगल दरबार अकबर में तो बीरबल भी जाता था ना। बहुत से हिंदू थे जो उस टाइम थे, उनके साथ ही थे, मुगल राजाओं के साथ उनको पूरी इज्जत मिलती थी। ये एक हिस्टोरिकल बात में। बाकी एज एन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं एक हिंदू स्टूडेंट की तरह आपको बताऊं, देखिए मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। हम जिस यूनिवर्सिटी में हैं वो एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो उस माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में जो मुस्लिम छात्र उनकी तादाद हिंदू छात्रों से ज़्यादा है, लेकिन हमें हमेशा यही लगा कि चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, वो हमें बहुत समझते हैं और बहुत एक भाईचारा है हम में आपस में। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें बनाई जा रही है, ये चीज़ें बताई जा रही है, वो सिर्फ राजनीतिक। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये सिर्फ गंदी राजनीति के लिए, और इसके लिए मैं आपको बताऊँ सोशल मीडिया पे मैंने एक बहुत बड़ी कैंपेनिंग भी चलाई थी। उसकी कैंपेनिंग का नाम था, स्लोगन था कि सारे नेता सुन लें, हम अब पागल नहीं बनेंगे। तो सारे नेताओं को पता चल जाए कि हम अब हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति के नाम पे, कि नेता है और ये बोल ले कि हनुमान जी की दलित थे और कोई जो राम जी थे वो कुछ और कास्ट के थे और हमसे वोट मांग के चला जाए, ये नहीं होगा। वोट मांगना है तो बताना पड़ेगा 5 साल में काम क्या किया, अगले 5 साल में आप काम क्या करेंगे। और जिसके बाद आपने देखा, कैंपेनिंग के बाद आपने देखा जो 3 चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, भैया वहाँ 92% हिंदू है, फिर भी बीजेपी की सरकार नहीं आई। इसका तो मतलब यही है ना कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। बिल्कुल। अब ये बताइए, सीबीआई के बारे में आपके क्या ख्याल है? सीबीआई हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय एक जांच एजेंसी मानी जाती है, लेकिन अब ऐसी हालत हो गई कि पुलिस ही सीबीआई को गिरफ्तार कर लेती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना होगा, क्या है? देखिए, पुलिस सीबीआई को कभी गिरफ्तार नहीं करती अगर सीबीआई जो है वो अपना दायरा पार नहीं करती, और सीबीआई किसी के बिहाफ पे काम नहीं करती, सीबीआई किसी के हाथों में काम नहीं करती। अब दिक्कत ये है किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो कैसे बनी रहे। आपने देखा कि सीबीआई के जो इससे पहले चीफ थे आलोक वर्मा जी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट करा कि आप इन्हें रखें, और अगले दिन हाई पावर्ड कमेटी ने फिर हटा दिया। तो रातों रात आप सीबीआई के चीफ को हटा देते हैं, जो उससे सेकंड है उसे हटा देते हैं, और तब जब उधर ऑलरेडी एक केस चल रहा था। आखिर सीबीआई चीफ ने, जो सेकंड टू सीबीआई चीफ थे, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना जिनका नाम था, उनके अगेंस्ट कोई केस करा था ना, लेकिन अब तो आपने दोनों को अलग अलग पोस्टिंग दे दी, तो वो केस कहाँ गया? वो तो पानी में चला गया ना। तो जब क्रेडिबिलिटी किसी इंस्टीट्यूशन की हर्ट होती है, तो मेरा ज़रूर मानना है कि इस समय जो सीबीआई के साथ हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो लूज़र है वो सीबीआई है और कोई नहीं है। जो ममता बनर्जी और जो मोदी जी की लड़ाई हो रही है, इसमें सबसे बड़ा लूज़र कौन है? सीबीआई की क्रेडिबिलिटी कहाँ रही? लेकिन फिर उन्हें भी समझना होगा कि एज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आलोक वर्मा जी ने छोड़ा ना, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आरबीआई में भी देखिए उर्जित पटेल जी गए ना, अगर उनको लगा कि हमारी ऑटोनॉमी है वो क्वेश्चन हो रही है। तो जो भी अधिकारी वहाँ जाता है, ये देश का समय इतना सेंसिटिव है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपको उन अधिकारियों को ये समझना होगा कि नहीं, हमें इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी बचानी है, क्रेडिबिलिटी बचानी है, किसी के हाथों में काम नहीं करना। अच्छा, एक बात बताइए, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी हुकूमत आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, निर्वाचन जो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है और आरबीआई है, क्या ये सारी जितनी भी क्या कहते हैं ऑफिशियल जो भी चीज़ें हैं, तो क्या आपको लगता है ये तोता बन गया है? देखिए, देश के इंस्टीट्यूशंस पे मैं डेफिनेटली कहूँगा
कि एक अटैक है, वो मैं बताता हूँ कैसे। आरबीआई में आपने देखा कि लगातार ये खबरें आ रही थी कि किस तरीके गवर्नमेंट कुछ एक रिजर्व पैसा लेना चाह रही है आरबीआई से, जिसके एकदम से बाद हमको ये खबर मिलती है कि उर्जित पटेल जी ने रिज़ाइन कर दिया, जो कि आरबीआई गवर्नर थे। सीबीआई में भी आपने देखा कि सीबीआई में भी इस तरीके के लोग चुने जाने की कोशिश कर रही है जो कि गवर्नमेंट के पास है, जो कि गवर्नमेंट से क्लोज है, तो जिससे कि वो जब आए तो गवर्नमेंट का काम करें। तो देखिए, जब भी सरकारें आई हैं हमेशा ये कोशिश की गई है कि सीबीआई को आप किसी तरीके अपने यहाँ तोता बना के रखिए, ये कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से खुल के सामने आई और जो हदें पार की गई हैं, वो हदें इससे पहले कभी नहीं पार की गई थी, कि जिस तरीके हदें पार करके कि कैसे भी करके कि अगर कोई हमें नहीं सुनता तो आपने वेस्ट बंगाल के पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट करने के लिए सीबीआई भेज दी। कैसे भेज दी? सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कहा ना कि आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, पूछताछ कर सकते, वो भी कहाँ, एक न्यूट्रल लोकेशन पर। बिल्कुल। तो ये बात बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि आप नौजवान होने के नाते आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे जिसकी वजह से 2019 में नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए कुछ आगे जो हो वो फ़ायदा हो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं आपको हमेशा से बताऊँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, तो जिससे कहते हैं सोशल वर्कर। तो सोशल वर्कर हमेशा यही सोचता है कि हम कुछ देश के लिए या कुछ भी, अगर मैं एक इंसान की भी ज़िंदगी छू पाऊँ कुछ ऐसे कि उसकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, तो वो करूँ, और बाकी हमें नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में क्या पढ़ना। लेकिन अब ये समय आ चुका है कि अगर अब हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़े तो पॉलिटिक्स हमारे घरों में आ जाएगी, आपकी प्लेट में आ जाएगी कि आप क्या खा रहे हो, आपके तिलक पे आ जाएगी कि आप क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे, आपकी दाढ़ी पे आ जाएगी। तो आपको भी, जितना भी देश का हमारे नौजवान हैं, उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टैंड लेना पड़ेगा। पहले 2019 में आप सब जाके वोट करें। दूसरा, अंधभक्ति किसी भी पार्टी की नहीं करें, चाहे फिर वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आप अंधभक्ति ना करें। ये जो नेता हैं ये बने ही आपको सर्व करने के लिए हैं, तो आप इनसे जवाब मांगे। जो अगली भी पार्टी है उससे भी उसी तरीके जवाब मांगे जिस तरह अभी आप बीजेपी से मांग रहे हैं। और तभी आप देखिए डर से क्या होता है वो आप बजट में देखिए, जब आप सवाल पूछते हैं तो आपने देखा होगा कि बजट अभी किस तरीके आया है। एक प्रो पुअर बजट लाने की कोशिश करी गई है। कब? जब देश में ऐसा माहौल बना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राहुल कपूर जी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी स्कॉलर हैं। इनकी बात यही है कि आप अगर युवा हैं तो आप वोट का अधिकार आपको है, आप ज़रूर आकर के वोट दें। और दूसरी बात यह है कि किसी की अंधभक्ति मत कीजिए, चाहे कोई भी सरकार हो, आपको अपना अधिकार मांगने का हक है और पूरी तरह से आपको हक है, और आप अपना अधिकार लेके रहिए। इन्होंने जो कुछ बताया वो आपने सुना। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।